Hello students, I am Alok Tiwari from Law Adjudication 2025 चैनल। आज हम जूरिस्प्रूडेंस पार्ट 1 का जो कि फर्स्ट सेमेस्टर 3rd ईयर 3 इयर्स LLB कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए है, हम एनालिटिकल स्कूल को स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं आपको पहले एक वर्ड आई व्यू देना चाहता हूँ कि कितने स्कूल्स जूरिस्प्रूडेंस में हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो रादर एनालिटिकल स्कूल को एट्रीब्यूट ना करके हम वेरियस स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को एक नटशेल में समझें, ताकि जब लेटर ऑन हम किसी भी स्कूल को पढ़ेंगे तो आपके लिए कोई सरप्राइज़ एलिमेंट नहीं होगा, बल्कि उसमें आप इंटरेस्ट लेंगे और अपनी तरफ से भी कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, जूरिस्प्रूडेंस अभी तक हमने कॉमन चीज़ पढ़ ली, उसकी डेफिनेशन, उसका स्कोप, उसका इंटरेस्ट, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी क्या पर्पज़ है, वो हमने जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ा है। आज हम जिस डिटेल में जाना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। जूरिस्प्रूडेंस का पहली चीज़, जितने भी स्कूल्स हैं उसमें लार्जली 2 चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। वन पॉइंट इज़ ओरिजिन and how law is made। अगर हम इस बेसिक कंसेप्ट को अपने अंदर बैठा लें कि हाउ लॉ इज मेड एंड व्हाट इज इट्स ओरिजिन, ऑन दीज 2 बेसिक कंसेप्ट्स all the schools of jurisprudence are divided। Let us start with very beginning, when there was no source of knowledge, when people were living in a very primitive stage। जब बहुत ही आदिकाल में व्यक्ति रहते थे, उस समय के समय को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो सबसे नज़दीक किसके थे? वो सबसे नज़दीक थे नेचर के, पहाड़ों के, पेड़ के, नदियों के, सागरों के, रेगिस्तान के। तो उनका संबंध सुबह से शाम तक केवल नेचर के लिए होता था और वो अपने सर्वाइवल के लिए एफर्ट्स करते थे। सर्वाइवल में पहली चीज़ भोजन, फूड, दूसरी बात शेल्टर और तीसरी बात उनकी खुद की फिजिकल सिक्योरिटी। लेटर ऑन इंडिविजुअल ग्रुप्स में बने, क्लेन्स की फॉर्मेशन हुई, फिर क्लेन्स के हेड बने, जिसने जो आज भी ट्राइबल्स हैं, बहुत से ट्राइबल ऐसे हैं जो कि उसी प्रिमिटिव एज में जी रहे हैं। और जब वो क्लेन्स की फॉर्मेशन हुई तो उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग लोग बन गए। वो फिर स्ट्रॉन्ग लोगों ने अपने छोटे छोटे एरियाज़ को कवर करना शुरू किया। फिर उन छोटे एरियो से बड़ी बड़ी रियासतें बननी शुरू हुई, फिर कंट्रीज़ बननी शुरू हुई। इस तरह से वर्ल्ड धीरे धीरे एक प्रेजेंट मॉडर्न शेप में आया। तो स्टार्टिंग की जब हम बात करते हैं तो नेचुरल एक बड़ा ही एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारे दिमाग में आएगा कि व्हाट इज़ नेचुरल। तो सबसे पहला स्कूल जो था उसको हम स्टडी करना चाहिए, दैट इज़ नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। नेचुरल स्कूल कहाँ से शुरू हुआ? पहले एंसाइंट टाइम, हम कहते हैं एंसाइंट टाइम था, जबकि हम इस पर्टिकुलर पीरियड को मानते हैं जिसमें ग्रीक्स के जूरिस्ट थे, एंसाइंट रोम था और डार्क एजेस थी, अरिस्टोटल, हेराक्लिटस एंड सोक्रेट्स। ये वो नाम है जो कि ग्रीक से जुड़े हुए थे। उसके बाद रोमन एम्पायर आया, रोमन एम्पायर में स्टोइक्स और इस तरह से बहुत से दूसरे भी जूरिस्ट जुड़े। डार्क एजेस में सेंट ऑगस्टिन, इस नाम से हम लोग आगे समझेंगे। ये पीरियड 600 से 600 BC से 12वीं सेंचुरी तक था, यानी कि ईसा के 600 साल पहले से और 12वीं शताब्दी तक का जो पीरियड है इसको कवर करता है। तो उस समय क्या था? कोई कंसेप्ट नहीं था, लोगों की फीलिंग्स थी। उन फीलिंग्स के साथ में उन्होंने कहा नेचुरल लॉ, यानी वो लॉ
जिसका कि ओरिजिन है वो कौन है? डिवाइन है, विच हैव डिवाइन ओरिजिन। नेचुरल लॉ बना वो लॉ जो कि हैविंग, वो लॉ जिसका कि ओरिजिन डिवाइन था। एंड नो मैन मेड लॉ इज वैलिड, उस पर्टिकुलर टाइम में कोई भी मैन मेड लॉ वैलिड नहीं था इफ इट इज कंट्रारी टू द लॉ ऑफ नेचर। अगर कोई भी लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट बताया गया, डिविनिटी जो भी उस समय उन्होंने इवॉल्व की होगी उसके हिसाब से जो उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए होंगे, उन नियमों के अगेंस्ट जो भी कोई चीज़ होगी उसको वो, उस लॉ को वो नहीं मानते थे। और स्टार्टिंग का जो पीरियड था टोटल एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिविनिटी के ऊपर डिपेंड था। प्रीस्ट जो होते थे वो रूल करते थे, चर्चेस वगैरह से जो टोटल सिस्टम को समझा जाता था। इवन राजा भी जो था, किंग भी जो था, वो भी चर्चेस के आगे छोटा था। तो चर्च जो बात कहती थी, जो प्रीस्ट जो बात कहते थे, उस बात को माना जाता था। तो लॉ ऑफ नेचर जो था वो सुप्रीम था। जो भी लॉ ऑफ नेचर को उन्होंने उस समय माना, ठीक है, मॉरलिटी उसके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन लॉ ऑफ नेचर का मतलब था कि उस समय कि कोई भी बात जो कि प्रीस्ट के अगेंस्ट कही जाएगी, जो उन्होंने कह दिया वो रूल बन गया, लॉ बन गया। और कोई भी बात उनके अगेंस्ट कही जाएगी तो वो उसको राजद्रोह की श्रेणी में माना जाता था। तभी आपको पता है कि ये सॉक्रेट्स वगैरह उस समय उन सबको मारा गया था एंड में, जिस समय वो थोड़ा सा अपना व्यू पॉइंट देते थे कुछ अगेंस्ट किसी भी ऐसे कंसेप्ट को जो कि उस समय के जो प्रीस्ट वगैरह थे वो नहीं मानते थे। तो नेचुरल लॉ स्कूल के अंदर बेसिक जो कंसेप्ट था वो ये था कि नेचुरल लॉ मीन्स दोज रूल्स एंड प्रिंसिपल्स which considered to have originated from some supreme source other than a political authority. That means that at that point of time there was no political authority in existence. The monarchy was there, kings were there, but there was as such no political authority who can make a law which is other than the law agreed by the priests or the persons at that point of time holding positions, and they consider that which is against supreme source. Supreme source means God. That means at that point of time, if we see that what is natural school was defined in such a way that those laws which were originated from divine sources, that the origin of those laws were divine sources. After this period of 12th century, there was a period which is called medieval period, that is 12th century to 14th century. You know, in this particular region, law of nature was supreme. A divine source or divine superpower was supreme. But in this particular period of 12th century to 14th century, which we call medieval period, Thomas Aquinas was one of the jurists of that time. Natural law had a religious and supernatural basis. That means at that point of time, whatever scriptures were there, those scriptures and the supernatural things were the guiding force for making law. Here it was entirely divine. Here some religious texts were there. So on basis of those texts and supernatural basis, laws were made. Then there is a period when this natural law stream goes down in the 15th century. So it was a, one can say that fall of natural law. Natural law was falling in this period. तो 15th century के आसपास नेचुरल लॉ की जो थ्योरी थी वो डाउन होने लगी और उसके बाद में इसका रिफॉर्मिस्ट हुआ। दैट मीन इसका दोबारा से इसका उत्थान हुआ, दोबारा से इसको रिकॉग्निशन मिली। क्यों? जो दूसरे जूरिस्ट थे, जो कि पहले की जो थ्योरीज में कमियां थी उनको दूर करने के लिए दूसरे थ्योरीज ग्रोटियस, लॉके, हॉब्स एंड रोसियो, ये 16 से 18 सेंचुरी के बीच का टाइम था, 16 टू 18 सेंचुरी के बीच में। इसमें क्या रहा, इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कुछ चीज़ें अलग आईं, क्योंकि रिफॉर्मिस्ट टाइप का मतलब ही यही था कि उन्होंने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की कि नेचुरल लॉ या डिवाइन थ्योरी के साथ में जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स सोसाइटी के बीच में एग्जिस्ट कर रही है उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी ज़रूरी है। लेकिन इनका इंक्लिनेशन तब भी नेचुरल लॉ की तरफ ही था, तभी वो इस पर्टिकुलर नेचुरल स्कूल के पार्ट हैं। तो जब हम
लोके की बात करते हैं, ग्रोशियस की बात करते हैं, हॉब्स की बात करते हैं या रोसियस की बात करते हैं, तो उनके साथ में थ्योरी नेचुरल थी, लेकिन उन्हें दिख रहा था कि जो नेचुरल लॉ का कंसेप्ट है वो डाउन हो रहा है, क्योंकि वो जो पेस है, जिस पेस से ह्यूमैनिटी बढ़ रही थी आगे, उसको कैच नहीं कर पा रहा था। देयर वाज ए डिफरेंस बिटवीन दी जो लॉ है और जो लॉ होना चाहिए, उसमें अंतर आ रहा था। इसलिए यहाँ पर रिफॉर्मिस्ट टाइम आया 16 to 18 सेंचुरी। उसके बाद आप देखेंगे कि एक मॉडर्न टाइम आया, दैट मीन आफ्टर 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी ऑनवर्ड, दैट इज़ ए मॉडर्न टाइम। अब ये जो मॉडर्न टाइम है, यहाँ पे देखिए नेचुरल स्कूल जो है वो दोबारा से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि दूसरे स्कूल्स जो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जो उनको अपोज करते होंगे, तो यहाँ पर अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए कि नेचुरल स्कूल किस तरह से ओरिजिन किया, किस तरह से आगे बढ़ा, किस तरह डेवलपमेंट होने लगी समाज के अंदर, सोसाइटी में जो डेवलपमेंट हुई, उसके बाद में दूसरे स्कूल्स डेवलप हुए और उनको के साथ में अपने तालमेल को बनाए रखने के लिए जो नेचुरल स्कूल के जो ज्यूरिस्ट थे, एक मॉडर्न टाइम आया 19th सेंचुरी में, जिसके ज्यूरिस्ट थे स्टैमलर, फुलर, कोयलर एंड जॉन रॉल्स। ये कुछ माने हुए वहाँ के ज्यूरिस्ट हैं उस समय के। और उन ज्यूरिस्ट ने जो काम किया वो क्या किया, उन्होंने कहा इस पर्टिकुलर टाइम पे जो लॉ बनेगा उसकी एक तो पॉलिटिकल एंड लीगल मीनिंग होगा, इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड लीगल मीनिंग। दैट मीन अब वो स्टेज आ गई जब टोटल नेचुरल लॉ को कंसेप्ट को नहीं रखा, ओरिजिन डिवाइन नहीं रखा, अब उन्होंने यहाँ पर एक पॉलिटिकल सिस्टम को सैंक्टिटी दी और लीगल मीनिंग बताया कि जो लॉ का जो लीगल मीनिंग होगा तब उसका एग्जिस्टेंस हो सकता है, तब उस पर्टिकुलर लॉ को हम समाज में लगा सकते हैं, लागू कर सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं कि एंसेंट टाइम से लेके फिर मिडिवल टाइम आया, फिर रिफॉर्मिस्ट टाइम आया और फिर उसके बाद मॉडर्न टाइम आया। तो जो नेचुरल लॉ का स्कूल था उसका जो ये कहना था सुप्रीम पावर है जो इससे कि लॉ बनते हैं, और कोई भी लॉ जो कि सुप्रीम पावर के अगेंस्ट है, लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट है, उसको हम लॉ नहीं मानेंगे। लेकिन धीरे धीरे मॉडर्न टाइम में आके जो स्टैमलर, फुलर, कोलर और जॉन रॉल्स ने इसमें चेंजेस लाने शुरू किए। तो नेचुरल लॉ को इसका मतलब है कि सबसे पहले पढ़ाया जाना चाहिए ज्यूरिस्प्रूडेंस में। सिलेबस में ऑर्डर में एनालिटिकल पहले आया हुआ है। तो मेरा कंसेप्ट ये था कि पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि नेचुरल लॉ सबसे पहले आया है, उसके अंदर 4 पार्ट बनाए, चारों में अलग अलग उस समय के ज्यूरिस्ट थे जो इस पर्टिकुलर थ्योरी को इवॉल्व किया जिन्होंने, और इस थ्योरी को उन्होंने आगे बढ़ाया। अब इसके बाद में इसके सटा हुआ दूसरा जो है वो आता है एनालिटिकल स्कूल, जहाँ नेचुरल लॉ इस बात को कहता था कि नेचर से जो प्रेरणा मिलेगी वो लॉ बनाएगा। और एनालिटिकल स्कूल क्या कहता है, एनालिटिकल स्कूल इस बात को नहीं मानता। एनालिटिकल स्कूल क्रिटिसाइज करता है, रादर डिसोन करता है नेचुरल लॉ को। और ये इसका जो कंसेप्ट आया एनालिटिकल स्कूल का, वो आया कि रिलेशन ऑफ लॉ विद सॉवरेन और स्टेट। यहाँ पर उसने स्टेट या सॉवरेन यानी मोनार्की है, चाहे वो डेमोक्रेटिक सेटअप है जहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चाहे वो मार्क्सिस्ट यानी जहाँ कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो एक डिक्टेटरशिप टाइप कंसेप्ट है, कोई भी है, लेकिन बट ही इज़ द अथॉरिटी, दैट पर्सन, दैट गवर्नमेंट और दैट किंग इज़ द अथॉरिटी इन देयर कंट्री, सो दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज सॉवरेन। सो रिलेशन ऑफ लॉ विद सॉवरेन, दैट मीन नेचुरल लॉ के बाद में एनालिटिकल लॉ ने कहा, एनालिटिकल स्कूल ने कहा कि जो लॉ है इट इज़ कमांड ऑफ सॉवरेन, यानी जो कॉम्पिटेंट पर्सन या अथॉरिटी है सर किसी भी देश में, वो जो बोलेगा वो लॉ है। अगर वो मोनार्की है तो किंग बोलेंगे वो लॉ है, अगर वो डेमोक्रेटिक सेटअप है तो जो पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो पार्लियामेंट वहाँ की पास करेगी वो लॉ बनेगा। और अगर आपका कम्युनिस्ट कंट्री है तो उस केस में जो भी उसके अंदर उसमें सुप्रीम लीडर है, वो जो भी एक सेटअप बनाया हुआ है उन्होंने 2-4-5 लोगों ने, वो जैसा बोलेंगे उस तरह से लॉ बनेगा। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि लॉ नेचर के ऊपर नहीं, लॉ सॉवरेन अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। उस समय
चूँकि हम एनालिटिकल स्कूल को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक उसके बेसिक्स को क्लियर कर रहे हैं कि कंपैरिजन क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कूल्स क्या हैं। जर्मी बेंथम जो है फाउंडर कहलाते हैं इस स्कूल के, जॉन ऑस्टिन फादर कहलाते हैं इस स्कूल के। इसके अलावा एच.एल.ए. हार्ट, हॉलैंड, कैल्सन, सैलमन, ये भी इसी स्कूल को पोषित करने के लिए, इसी स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने कंसेप्ट्स दिए हैं, अपनी थ्योरीज दी हैं। तो ये नाम आप बार बार पढ़ेंगे जिस समय हम एनालिटिकल स्कूल को स्टडी करेंगे। एनालिटिकल स्कूल के बाद तीसरा स्कूल जो हम ऑर्डर में आना चाहिए, दैट इज़ हिस्टोरिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल से क्या मतलब है? हिस्टोरिकल स्कूल से मतलब है कि जो आज लॉ एग्जिस्ट करता है इसकी भी कोई हिस्ट्री है। जो लॉ आज एग्जिस्ट करता है उसकी कोई हिस्ट्री है, और जो हिस्ट्री है तो इसका मतलब है कि लॉ आज नहीं बना है, लॉ आज से 5000 10,000 साल पहले भी थे, उनकी शेप अलग थी, उनके तरीके अलग थे। ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि नेचुरल लॉ स्कूल जो कि ग्रीक एरिस्टोटल वगैरह 600 BC के पहले से थे, चूँकि भारतीय संस्कृति इससे कहीं ज़्यादा पुरानी है। वो अलग बात है कि जब ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट है वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ बनाया हुआ है, लैटिन और ग्रीस इन सब लोगों ने उसको बनाया है, तो उनको उसी तरह के थ्योरी अपने ज्यूरिस्ट के नाम उसमें लाए हैं। और वो एक अलग स्कूल ऑफ थॉट होगा कि हमारे इंडियंस जो हैं थॉट्स थे, हमारी जो कल्चर है वो किस तरह डेवलप हुई है, और जो धर्म बेस्ड हमारा सारा न्याय व्यवस्था थी वो एक अलग थ्योरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये थ्योरी ही कंप्लीट है, ये कोई थ्योरी कंप्लीट नहीं है। सिलेबस के हिसाब से थ्योरी कंप्लीट है, लेकिन अगर एक्चुअल में इसकी जब स्टडी की जाएगी, जब आप अभी LLB में हैं तो अभी तो डेफिनेटली उन चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है जो कि हमें सिलेबस में बताई गई हैं, लेकिन आगे आप इस फील्ड में और आगे बढ़ेंगे, रिसर्च वगैरह करेंगे, तो आप डेफिनेटली विल फाइंड कि हमारा भी एक सिस्टम था जो कि हर तरह से सक्षम था लॉ देने के लिए और कानून के हिसाब से न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो कम टू द पॉइंट नाउ, द हिस्टोरिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल में क्या कहा था? हिस्टोरिकल स्कूल की जो बात थी, पहली में नेचर की बात आई, दूसरे में सॉवरेन की बात आई। हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि लॉ जो है वो स्टेट, सोसाइटी और मोरालिटी, इन तीन के बीच का रिलेशन है। स्टेट, सोसाइटी एंड मोरालिटी। मोरालिटी मीन्स दैट डिवाइन थिंग, एंड स्टेट इज व्हाट? दैट इज सॉवरेन, एंड व्हाट इज सोसाइटी? दैट इज द आम पब्लिक, जनता। इसका मतलब ये हिस्टोरिकल जो है वो तीनों की एक तरह से वो कुछ चीज़ें मिला के ला रहा है। सॉवरेन को जोड़ रहा है, डिविनिटी को भी जोड़ रहा है, यानी मॉरलिटी को जोड़ रहा है उसके साथ में जो सोशल सेटअप है, जो पब्लिक है, जो जनता है, उसको भी यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा है। एक पॉइंट इसने कहा था कि लॉ इज़ फाउंड नॉट मेड। लॉ पाया गया है, लॉ बनाया नहीं गया है। जबकि इसके कंट्रारी ऐसा लगता है, वो कह रहा है कि लॉ इज़ मेड बाय पीपल। मेड बाय पीपल, और मेड बाय पीपल कैसे? लॉ इज़ टिपिकल लॉ ऑफ कस्टम। That means it states that there are certain customs in society, and those customs over a period of time take the shape of law, and with those law, which they are not made by certain people, they are just जो जनता है, जो प्रजा है, जो सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने आपस में मिल के समय रहते हुए कुछ चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया जो उनके वे ऑफ लाइफ बन गए, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो कस्टम्स की शेप में आ गए, और वो कस्टम जो थे वो लॉ बन गए। तो लॉ जो है बनाए नहीं गए। लॉ जिस समय किसी भी व्यक्ति ने स्टडी किया, कोई भी राजा आया वहाँ शासन करने के लिए, तो उससे देखा कि सोसाइटी में कुछ चीज़ें पहले से ही विद्यमान हैं, तो उन चीज़ों को जो पहले से विद्यमान है वो कस्टम थी, वो लॉ का रूप ले चुकी थी, क्योंकि उसका वायलेशन नहीं किया जा सकता था। लोगों के अंदर हार्डकोर हार्ट में, माइंड में वो चीज़ सेटल्ड थी कि ये इस तरह से ही ये होगी। तो उस राजा को भी या उस सॉवरेन को भी उस पर्टिकुलर चीज़ को मानना पड़ा, वो उसके अपोजिशन में जाके काम नहीं कर सकता था। इसलिए उसने कहा कि लॉ पाया गया, लॉ बनाया नहीं गया। तो ये तीन चीज़ें आपस में जुड़ गई। तो यहाँ पर इसके साथ में उन्होंने कहा हैव सम डिवाइन रेलिवेंस। जैसे बताया था कि किंग या स्टेट की बात आई, उसके बाद पब्लिक की बात आई, और फिर मोरालिटी की बात आई, यानी उसका भी कोई डिवाइन या कुछ एक ओरिजिन इस तरह का है। तो इसका मतलब हिस्टोरिकल स्कूल जो था, जो कि मोंटेस्क्यू, सेविग्नी, पुच्ता एंड हेनरी मैने, ये चार इसके ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, जो हम जिस समय हिस्टोरिकल स्कूल को पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में जाएंगे। हिस्टोरिकल स्कूल के बाद में चौथा स्कूल है सोशियोलॉजिकल स्कूल।
आपको मैं जिस ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ, एक आपको पहले बहुत ही हौच-पौच सा लग रहा होगा, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन आप जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे, जैसे जैसे मेरी बातों को समझेंगे, वैसे ही आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप खुद अपने कंसेप्ट्स को वहाँ पर लिखने की पोजीशन आपकी बन जाएगी। चौथा सोशियोलॉजिकल स्कूल है। सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या है? जैसा नाम से ही पता लग रहा है, सोशियोलॉजी में सोसाइटी, सोसाइटी के लिए जो उनका जो अरेंजमेंट होता है डिफरेंट लोगों का आपस में, वो सोशियोलॉजिकल स्कूल है। अब सोशियोलॉजिकल स्कूल के लिए क्या किया जाएगा? ये यहाँ पर सोशियोलॉजिकल स्कूल का बेसिक फाउंडेशन आ गई। इट गिव्स रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट। देखिए ऑर्डर चेंज हो रहा है। सोशियोलॉजी को मतलब इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दी गई, फिर सोसाइटी को इम्पोर्टेंस दी गई और फिर स्टेट को इम्पोर्टेंस दी गई। तो सोशियोलॉजी में मीन्स कि एवरी ऑर्डर इन ए कंट्री should be for the people. It is not that some sovereign is giving some commands and they have to follow. Okay, in any country, in order to make law and order, it is very essentially required that certain sovereign must be there, some authority must be there, but that authority must draw its power from the society, not from other source. That means he cannot or she cannot or that particular system or group of people cannot act as a dictator. They cannot impose the laws. They want to make those laws because they can make law because people wants that this law should be made and this should be imposed over them. Therefore, we see that in sociological school individual is important, society is important, and then comes the number of state. So, in this case we can say that Auguste Comte, Ehring, Duguid and Roscoe Pond, these were the various names who has developed this theory of sociological school. Auguste Comte is considered as founder of sociological school, and Roscoe Pond, who has given many theories, very important theories of social engineering, he is considered as father of the sociological school. Now, with this sociological school, we should consider another is philosophical school. What is philosophical school? Philosophical school is just another name of sociological school, we can say. There is a very little difference. Kant, Fichte, Hegel and Schelling, these were the four jurists who has advocated this philosophical school. When you study sociological school, it will also cover the philosophical school. That is the reason that in our syllabus, philosophical school is not given separately. Then we come to the realist school. Actually, it is American theory. It is American realist school. What is realist school? It is nothing new in this realist school, because one can say that it is a combination of sociological school and analytical school. Sociological school says that public, जनता important है, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, और जो एनालिटिकल स्कूल कहता है इट इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन, यानी जो अथॉरिटी है उसकी कमांड है लॉ। ये कहता है दोनों को मिक्स करके दिया जाए, देयर इज अथॉरिटी जो कि लॉ बनाएगी, बट फॉर द sake of the society. So, American school says that it studies law as it is in actual way, working and its effect. Law as it is, that means what is existing in society, what is working for the people, and law is made accordingly. Then we can say that law as it is the realist school, because it is real. It is not something which is presumed, it is not theoretical, it is real. So, judges, another point which they have mentioned, that judges make law and it is not made by legislature. So, it is very interesting aspect of this psychological thinking. Judges make law. So, it is very important, very interesting aspect. The judges make law and it is not made by legislature. That means when a legislature pass certain bill, certain act, that will come to the court, then court will study that whether that particular act
or that particular law is in consonance with the constitution of the country. So that is why that is called that judges make law, and it is not made by legislature. If they find anything contrary to the constitution, they will void that law. They may declare it void. So they may send it back to government to make certain arrangement, changes, adjustment to make it as per the constitution. And last but not least, it is the Marxist theory of law. When we say Marxist theory of law, one can say that it is very different. Marxist theory is different from sociological theory or analytical theory or the historical theory or this realist theory. There are two countries in the world who are governed by communist governments, a communist system, that is Russia and China. So in these two countries, this Marxist theory is applicable. That means their main criteria of making law is economy, how to deal with the economy of a country. Then economic aspects are more important there. यानी ये जितना भी कुछ है अर्थव्यवस्था के लिए ये कंट्रीज़ काम करती हैं. इन कंट्रीज़ का मानना है कि कोई भी लॉ जो है, जो स्ट्रक्चर लॉ का है, वो काम करेगा वहाँ की इकोनॉमिक व्यवस्था को संभालने के लिए. यानी इकोनॉमिक व्यवस्था को पहले बनाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली लॉ वहाँ पर बनेगा. इनिशियली जो मार्क्सिस्ट थे, इन्होंने इस बात को देखा कि सोसाइटी के अंदर तीन तरह की क्लासेस होती हैं, जिसमें कैपिटलिस्ट होता है, जिसमें लेबर क्लास होती है और लैंड ओनर्स होते हैं. और इनका मानना था कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं यहाँ पर, ये रिज़ॉल्व करने बहुत ज़रूरी हैं. और उनको रिज़ॉल्व करने के लिए एक सुप्रीम पावर हो जिसके पास में कि पूरी प्रॉपर्टी उस स्टेट की है, और वो स्टेट ही प्रोड्यूसर होगा, वही उसका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, और वो इक्वली अमंग ऑल दी सोसाइटी मेंबर्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा. ऐसा एक आइडियल तरीका उन्होंने सोचा है. कितना उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लगता है कि मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है, इसकी जो सोच है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड लोगों को अप्रोच करती है. सोसाइटी के लोगों के इसमें राइट्स नहीं होते हैं, उस सुप्रीम के पास सारे राइट्स होते हैं, लेकिन इस कंसेप्ट के साथ में कि दे विल डिस्ट्रीब्यूट ईच एंड एवरी फैसिलिटी इक्वली अमंग्स द पीपल ऑफ दिस कंट्री. सो दिस पर्टिकुलर law means functions of economy without independent existence. It is communist system, and Karl Marx and Friedrich Engels are the two jurists which we will discuss here. Karl Marx is the main because Marxist theory itself named after his name. So we have tried to make a connection with all the schools, with its origin. What is the origin? Origin is natural, or origin is sovereign, or origin is society. That means three things we can handle here. We can say that origin can be defined in three ways. Origin can be divine, origin can be sovereign, and origin can be society. So these are three basic words around which all the schools are moving around, revolving around. They are evolved around these three things. Origin is divine, origin is sovereign, origin is society, and in Marxist theory, origin is the economic policy. Economic policy. Economic policy is the origin. With this, I am quite confident you students of jurisprudence will be able to learn, able to correlate all these schools with each other in a very practical manner. Okay, तो अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनालिटिकल स्कूल को करते हैं, और लेट अस होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन. थैंक यू. आई एम आलोक तिवारी फ्रॉम लॉ एजुकेशन चैनल. थैंक यू.